स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। द बिकिनी किलर कहा जाने वाला चार्ल्स ओबराज आखिर भारत की हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रिजन तिहाड़ जेल से भागा कैसे? एक तो ये केस है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और दूसरा केस है कि आखिर तिहाड़ से भागने के बाद चार्ल्स ओबराज को गोवा में एक कैफे में रिलैक्स करते हुए पकड़ा कैसे गया था। मधुकर जेंडे द सुपर कॉप, उन्होंने कैसे उसे पकड़ा था, किस तरह से उन्होंने उसे कहा हाउ आर यू चार्ल्स, और उसके बाद ये लाइन थी जो उसके दिमाग में हमेशा के लिए रह गई। ये दो केस हैं, लेकिन इनके बारे में जो आज आपको बताएंगे इसमें काफ़ी सारे सवाल भी जुड़े हुए हैं जिनके जवाब आपको आज पता चलने वाले हैं। पहला सवाल, दिल्ली में 20 फ्रेंच टूरिस्ट को पॉइजन दिया जब चार्ल्स ओबराज ने, जब उन्हें निशाना बनाया तो कैसे वो उसके ऊपर भारी पड़े, किस तरह से उसकी लाइफ का ऐसा केस रहा जिसने उसकी लाइफ को टर्न कर दिया तिहाड़ जेल की तरफ। कैसे फरार एक ड्रग स्मगलर सोबराज के बुलाने पर तिहाड़ में आ जाता है, और उसके बाद वहाँ पे आया भी तो कैसे, फल की डलिया और पुडिंग्स ला के, केक पुडिंग्स लाया, कस्टर्ड पुडिंग लाया, और उसके बाद वहाँ से चार्ल्स ओबराज को छुड़ा के ले जाता है एक ड्रग स्मगलर फरार। कैसे उसकी एंट्री तिहाड़ के जेल नंबर 3 के गेट पे हुई, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। इसके अलावा पता चलेगा कि जब उस कार को तिहाड़ से निकलते हुए देखा गया था जिसमें चार्ल्स ओबराज बैठा था, तो फिर उसे रोका क्यों नहीं गया। जब वॉच टावर पर जो गार्ड्स थे उन्होंने देखा था, उसके बाद भी इसको रोका क्यों नहीं गया। और फाइनली कैसे ACP मधुकर जेंडे साहब ने गोवा में चार्ल्स ओबराज को पकड़ा था। ये सारा केस आपको पता चलेगा। चार्ल्स ओबराज के बारे में आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। आपकी डिमांड भी आ रही थी, आपकी रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी दिनों से। हमने एक अपने चैनल पे पोल भी किया था, उसमें भी आपकी डिमांड थी कि चार्ल्स ओबराज के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए हाजिर है लेकर। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस क्वेश्चन उठता है। सवाल ये उठता है कि क्या चार्ल्स ओबराज ने ये सब स्मार्टली प्लान किया था? क्या उसने इस तरह से इसको प्लान किया था कि उसकी जो थाईलैंड में डेथ सेंटेंस थी जो उसको दी जाने वाली थी अगर उसको भारत से भेजा जाता, क्या इसे टालने के लिए वो लगातार इंडिया में यहाँ से वहाँ भागता रहा? उसने ये जेल ब्रेक भी किया, उसके बाद में गोवा में जाकर पकड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल 1944 में चार्ल्स ओबराज का वियतनाम के साइगोन में, जैसे आज आप हो ची मिन सिटी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे जन्म हुआ था। पिता जो थे इसके, ये एक इंडियन बिजनेसमैन थे, और माँ जो थी वियतनाम की एक शॉप पर असिस्टेंट का काम करती थी। तो ये यहाँ इसकी पहली पहचान थी। लेकिन जब समय बढ़ा, ओबराज जवान होता गया, 1970s का दौर बताया जाता है जब उसकी जो पहचान थी वो एक शातिर सीरियल किलर की बन चुकी थी। अब वो यहाँ पे पहचाना जाने लगा था इस तरह से, एक ऐसे सीरियल किलर की तरह जो एशिया के हिप्पी ट्रेल पर, हिप्पी ट्रेल का मतलब है कि अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, थाईलैंड, पाकिस्तान, इन सारी जगह पर जो हिप्पी कल्चर के लोग होते हैं, जो लगातार जाते हैं, ट्रैवलर्स जाते हैं, ये उनको टारगेट करने लगा था। और ख़ासकर वेस्टर्न टूरिस्ट जो थे, जो दुनिया घूमने के लिए निकले हुए हैं, इन सभी को टारगेट करता था, और ख़ुद भी दुनिया घूमने के एक तरह से लिहाज से यहाँ पे निकला करता था। लेकिन उसका काम होता था, एक सीरियल किलर था, तो वो वेस्टर्न टूरिस्ट को इस पूरे एशियन हिप्पी ट्रेल पर टारगेट करता था, उनको मौत के घाट उतार देता था। उसकी एक मॉडस ऑपरेंडी थी काम करने की, इस तरह से कत्ल करने की। वो अपने विक्टिम्स को पहले टारगेट करता, उनको चुनता था, उसके बाद में वो अपने विक्टिम्स को स्लो पॉइजन, कभी कभी बहुत हाई डोज पॉइजन का, ड्रग्स का दे दिया करता था। और जब वो बेहोश हो जाते थे, या कई बार ऐसे केसेस हुए जब इतना ज़्यादा हैवी डोज दे दिया गया कि लोग मर भी गए, उनकी जान चली गई, तो जब वो पॉइजन दे दिया करता था, लोग अनकॉन्शियस हो जाते थे, उनका सामान लेके निकल जाता था, चोरी करके निकल जाता था, उनकी कीमती चीज़ें, और उनकी जान भी ले लेता था। तो ये सारी चीज़ें लगातार चली, और इसी वजह से कई सारी उसकी जो विक्टिम्स थी, क्योंकि उनमें फीमेल्स काफ़ी सारी थी, गोवा में, नेपाल में, थाईलैंड में, उसके ऊपर काफ़ी सारे मर्डर के चार्जेस थे फीमेल्स के, इस वजह से उसका नाम बिकिनी किलर पड़ चुका था। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे चलती हैं। ओबराज के विक्टिम्स में कुछ चीज़ें कॉमन देखी जाती थी। सारे के सारे यंग होते थे, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों। केयर फ्री ट्रैवलर्स होते थे, जो कि हिप्पीज़ हैं, निकल चुके हैं बस अपने घर से बाहर घूमने के लिए यहाँ से वहाँ, और अपने अलग ही एक जीवन बिताना चाहते हैं। इन्हें वो टारगेट करता था। दूसरा, किस तरह से टारगेट करता था कि उसकी जो एक पर्सनैलिटी थी, बताया ये जाता है कि बहुत ही करिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी, उसका जो टॉकिंग स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी, कन्वर्सेशन बहुत अच्छी कर पाता था, लोगों को अपनी बातों में ले लेता था, और सामने वाला इजीली इस वजह से उससे ट्रैप हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो उसके विक्टिम्स में हमेशा देखी गई। लेकिन लगातार में क्राइम करते हुए सीरियल किलर जब वो बन चुका था, अब फाइनली 1976 आता है, और 1976 में ओबराज का आना हुआ भारत। तो अब जुलाई 1976 में चार्ल्स ओबराज का भारत आना हुआ।
राजधानी दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद उसकी नज़र अब यहाँ पे अपने अगले टारगेट्स पर थी, किसे वो टारगेट बनाएगा, किसकी हत्या करेगा, किससे सामान लूटेगा। इसी के तहत उसकी नज़र पड़ी 20 फ्रेंच नेशनल्स पर। ये 20 फ्रेंच पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जो कि अपने वेकेशंस पर भारत के कल्चर को देखने के लिए भारत आए हुए थे, दिल्ली में थे। सोबराज की इन पर नज़र पड़ती है। अब बात करने में तो बहुत अच्छा था ही, लोगों को अपनी बातों में ले भी लेता था। तो इसी के चलते उसने इन लोगों से बात की, इन 20 स्टूडेंट्स से फ्रांस के, और वहाँ पे उनसे बातचीत करते हुए कहा कि मैं आपका गाइड बन सकता हूँ क्योंकि भारत की मुझे समझ बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि पिता उसके इंडियन थे, इंडियन बिजनेसमैन थे, तो उसकी एक तरह से उसको देख के भी लगता था कि कहीं ना कहीं ये इंडियन भी है, एक तरफ वियतनामीज़ भी वो लगता था, अंग्रेज़ भी लगता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी उसके साथ उसकी पर्सनैलिटी के अंदर इनबिल्ट थी। उसने यहाँ पे बताया तमाम सारी जगहों के बारे में, भारत की आगरा के बारे में बताया, मथुरा के बारे में बताया, और कहा कि मैं आपको ये सब जगह घुमाऊंगा ले जाकर। तो वो इनका गाइड बन जाता है, ये लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। घुमाता रहा इन्हें लगातार। वो इसके बाद एक मौके की तलाश लगातार जो थी उसकी जारी थी कि किस तरह से इनको मैं टारगेट करूंगा। जुलाई 1976 में ही आखिरी के कुछ महीनों के जो दिन बचे थे, इस महीने के जो आखिरी दिन बचे थे, उनकी बात बताई जाती है। दिल्ली के अंदर ये लोग, दिल्ली में ये लोग सारे टूरिस्ट जो थे वो थे यहाँ पे मौजूद। होटल विक्रम है दिल्ली में। होटल विक्रम के अंदर का एक इंसिडेंट बताया जाता है। होटल विक्रम के बैंक्वेट हॉल में जब ये सारे लोग जमा थे, ये सारे लंच कर रहे थे, तो उस समय पर वहाँ पे सोबराज भी इनके साथ में मौजूद था। और सोबराज ने इन सबसे कहा कि अगर आप लोगों का, आपको डायरिया हो गया, आपका पेट खराब है या जो भी चीज़ें हैं, तो आपको मैं कुछ मेडिसिन दे सकता हूँ जिससे कि आप यहाँ पे घूम भी सकेंगे और बेफिक्र होकर आप घूमेंगे। आपको कोई भी जो इंटरनल दिक्कत है खान पान से, खाने पीने से, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। उसने एंटी डाइसेंट्री मेडिसिन अपने बैग से निकाली और जितने 20 टूरिस्ट थे फ्रांस के, इन सबको एक एक मेडिसिन पकड़ा दी। दरअसल ये असल में कोई मेडिसिन थी ही नहीं, ये पॉइजनस पिल्स थी जो इसने दी थी उनको खाने के लिए। और उसके बाद इसका प्लान क्या था कि इनको लूटेगा और इनका सारा सामान लेकर निकल जाएगा, या इससे बुरा भी और कुछ हो सकता था जिस तरह से उसका पास्ट रहा था। तो खैर यहाँ पे उसने ये सारी चीज़ें दी इन स्टूडेंट्स को। अब लोगों ने जब ये खाना शुरू किया इन पिल्स को लंच के बाद में, तो उनको अंदर से कुछ गलत, अपने अंदर कुछ लगने लगा। कई सारे स्टूडेंट्स थे। इस बार ये हुआ सोबराज के साथ में कि उसका ये जो प्लान था वो फेल होने लगा था, क्योंकि जिन लोगों ने पिल्स खाई देखा गया कि वो बहुत ही जल्दी बेहोश होने लगे। मतलब वो एक डोज बहुत ही माप का डालता था हमेशा अपनी पिल्स के अंदर कि कितना डालना है जिससे कि ये लोग किस समय तक बेहोश होंगे, उसके बाद में इनका सामान लेकर निकलूंगा। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि उन 20 में से काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, स्टूडेंट्स थे, जो अचानक से बेहोश होने लगे। और ये देखकर जो दूसरे स्टूडेंट थे वो समझ गए कि चार्ल्स सोबराज ने यहाँ पे कुछ किया है, इसी की ये दवाई दी हुई जो है, इसको खाने के बाद में ये सब लगातार बेहोश होते जा रहे हैं एक के बाद एक। इस वजह से बाकी जो 3 ऐसे फ्रेंच टूरिस्ट थे, उन लोगों ने चार्ल्स सोबराज को पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ के सीधा दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस यहाँ पे पहुँच जाती है और चार्ल्स सोबराज के बारे में पुलिस क्योंकि पहले से जानती थी, किसी को नहीं पता था कि वो भारत में है, दिल्ली के अंदर मौजूद है, 1976 की ये बात है। तो यहाँ पे उसको सीधा पकड़ लिया जाता है और यही उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना जब सीधा उसको भारत की हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रिजन तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। अब सोबराज तिहाड़ जेल पहुँचा। यहाँ पर उसको सज़ा करीबन 12 साल की सुनाई गई थी। ये जो 12 साल की सज़ा थी, अब ये लगातार चलना शुरू होती है। तिहाड़ पहुंच गया और अपने पैसे और इन्फ्लुएंस का उसका इतना ज़्यादा रुतबा, बताते हैं कि इतना ज़्यादा उसका रौब था तिहाड़ में, वो बहुत ही आराम से उसने अपने आगे के 1976 से जो आगे उसके 10 साल थे वो निकाल दिए। लेकिन आप याद रखिएगा कि सज़ा उसे 12 साल की हुई थी, यानी अभी 2 साल और बचे थे। तो अब ये साल 1986 आ चुका था। दरअसल तिहाड़ जेल में चार्ल्स सोबराज जो था उसे 12 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उसे यहाँ पे रहना था 12 साल। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज़ के पास में, भारत के पास में ऑर्डर्स आ चुके थे थाईलैंड से, और ये कहा गया था कि ये जो सेंटेंस है इसका जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही आप चार्ल्स सोबराज को थाईलैंड भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका एक डेथ सेंटेंस है जो कि इसका इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पे उसने 2-3 मर्डर किए हुए थे जिसकी वजह से उसको भारत से थाईलैंड भेजा जाने वाला था, और वहाँ पर जाता तो उसको ख़त्म कर दिया जाता, उसको डेथ सेंटेंस जो थी वो दे दी जाती। थाईलैंड के स्ट्रिक्ट जो लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ये उसको पता था। 10 साल हो चुके थे, अब तक 1986 आ चुका था, 76 में गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद जो 2 साल बचे थे, सोबराज ये सोच चुका था कि अब मैं यहाँ से इन 2 साल को स्किप करूँगा और जेल को ब्रेक करूँगा, मैं जेल एस्केप करूँगा। तिहाड़ जेल से भागने का उसने प्लान बना लिया था। और इसी के तहत बताया जाता है कि ये तारीख आ जाती है, जो दिन था 16 मार्च 1986, रविवार का दिन था, ये संडे का दिन था। चार्ल्स सोबराज जो अपना प्लान अब तक बना चुका था जेल से भागने का, उसको इस दिन एग्जीक्यूट करने वाला था। अच्छा, अब यहाँ से असली कहानी ये शुरू होती है कि आप ये देखिए कि किस तरह से उसने तिहाड़ को एस्केप किया है।
तिहाड़ में इस समय पर जब वो रहा, जब तक रहा, तब उसका एक जो फाइनेंसर कहा जाए, उसका फंडर कहा जाए, कि जहाँ से उसके पास तिहाड़ के अंदर पैसा आता था जब वो जेल में था, तो वो शख्स था जिससे उसको पैसा आता था, डेविड रिचर्ड हॉल। अब डेविड रिचर्ड हॉल खुद में एक बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर, फरार, लगातार भाग रहा था, बचता हुआ पुलिस से, अथॉरिटीज़ से, और बहुत यूके, अमेरिका, फ्रांस, सब जगह उसके अलग अलग जो ड्रग कार्टल्स थे वो चलते थे, और वो इस समय भारत में मौजूद था। जब तक वो भारत में था उसने चार्ल्स सोबराज को लगातार पैसा भेजना जारी रखा, और चार्ल्स के पास बताते हैं जितना पैसा आता था वो डेविड रिचर्ड हॉल के पास से ही आता था तिहाड़ के अंदर। अब यहाँ पे चार्ल्स का जो भागने का प्लान था, इसमें भी रिचर्ड की बहुत बड़ी भूमिका थी। रिचर्ड हॉल ने यहाँ क्या किया, उसे कहा गया चार्ल्स के द्वारा कि तुम्हें एक गाड़ी लेके, एक वाइट एम्बेसडर कार लेके आना है तिहाड़ के अंदर, और यहाँ से तुम्हारी एंट्री का जो इंतज़ाम है वो मैंने कर दिया है। हुआ ये उस दिन 16 मार्च 1986 के दिन रिचर्ड हॉल एक वाइट कलर की एम्बेसडर कार लेकर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर आ जाता है और वहाँ से अंदर एंट्री ले लेता है। ये वही गेट नंबर 3 था जहाँ पे हाई रिस्क प्रिजनर्स जो थे उस समय के, उनको रखा गया था। सतवंत सिंह को यहाँ पे रखा गया था, इंदिरा गांधी की जिन्होंने हत्या की थी। आर.एस. सेठिया को, लार्किन ब्रदर्स को, जितने भी जो आर.एस. सेठिया शायद जो बहुत बड़े बैंक्रप्सी केस में जेल में थे, उनको रखा गया था। लार्किन ब्रदर्स जो एक स्पाइंग केस में थे, उनको रखा गया था। तो ये सभी बहुत ही हाई रिस्क प्रिजनर्स थे। इन सब इस तरह की एक जेल में गेट नंबर 3 में ये लोग एंटर कर जाते हैं। और रिचर्ड हॉल जो था ये यहाँ पे अपने साथ में 2 और लोगों को लेकर आया था। अच्छा, क्योंकि ये संडे का दिन था तो यहाँ पे तिहाड़ के अंदर जो विजिटर्स थे वो अलाउड थे नहीं, स्टिल यहाँ पे रिचर्ड हॉल की एंट्री हो जाती है। ये पहली चीज़ देखने लायक है। इसके बाद ये भी सामने था कि जो कैदी होते हैं इस दिन, संडे के दिन, उनको उस समय फ्रीडम दी जाती थी काफ़ी ज़्यादा कि वो अपनी सेल को क्लीन कर सकते हैं, बाकी गतिविधियाँ जो हैं वो कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ अंदर फ्रीली घूम सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार सामने थी। संडे का दिन था। अब इस दिन को चार्ल्स सोबराज ने क्यों चुना था? उसने यहाँ सुबह से सबको कहना शुरू कर दिया था जेल में कि आज मेरा जन्मदिन है। अपने ड्यूटी ऑफिसर को, जो उस समय जेल के उस दिन ड्यूटी ऑफिसर थे, उनको भी यही कहा कि आज मेरा जन्मदिन है। बाकी अपने साथ के कैदियों को भी यही कहना शुरू कर दिया था। जेल के स्टाफ को, उसने संतरियों को यही कहा था कि आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं मिठाई आप लोगों के लिए मंगवाऊंगा। तो उसने रिचर्ड हॉल को दरअसल जब बुलवाया था, यहाँ पे जब बुलाया था, हॉल के साथ में 2 और आदमी आए थे और इन दोनों के हाथ में 2 डलियाँ थी। डलियाओं में सेब, चॉकलेट्स, कस्टर्ड पुडिंग, बर्फ़ी, पेठा और ग्रेप्स थे। ये सारे अंगूर वगैरह सारी चीज़ें, फल फ्रूट्स लेकर रिचर्ड हॉल के साथ ये दोनों अंदर आ जाते हैं और इसके बाद ये सारी चीज़ें उन लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं जो भी चार्ल्स सोबराज के साथ उस समय पर बैठे थे। बताया ये जाता है कि चार्ल्स के साथ उस समय, उस दिन, जो जेल के ड्यूटी ऑफिसर थे जिनका नाम था एस.आर. यादव, वो चार्ल्स के साथ में बैठे हुए थे। और इसके बाद सीधा आके जो एक हेल्पर था जो साथ में आया था रिचर्ड हॉल के, वो डलिया एक टोकरी ला के सीधा एस.आर. यादव के सामने रख देता है और उनसे कहता है कि आप लीजिए, इसमें से मिठाई सबसे पहले आप लीजिए, बाकी उसका सबको दी जाएगी। बताते ये हैं कि ये जितनी सारी मिठाई थी इसमें हाई डोज ड्रग्स जो थे, बेहोशी की दवाइयाँ जो थी, वो पहले से रिचर्ड हॉल डाल के लाया था क्योंकि उसका तो पूरा काम ही यही था। ये यहाँ पे उनको माप कर बिल्कुल डाला गया था किस तरह से कि कितनी कितनी देर तक ये लोग बेहोश रहेंगे, कितना डोज डालना है। तो नशीले पदार्थों से लैस ये जो फल फ्रूट थे ले जाए जाते हैं उस समय ड्यूटी ऑफिसर एस.आर. यादव के पास, उनको खिलाया जाता है। उसके बाद बाकी और लोगों को, संतरियों को बुलाकर चार्ल्स सोबराज ने ये सब खिलाया। अच्छा, इस समय चार्ल्स सोबराज सीधा अपने सेल में जाता है और वहाँ से अपने वार्डन प्रेम बहादुर को भी बुला के लाता है। जब वो अंदर गया तो उसने ना सिर्फ प्रेम बहादुर को बुलाया था बल्कि अपने साथ में 6 और कैदियों को बुलाकर लाया था जिनके नाम थे लक्ष्मी नारायण, ब्रजमोहन, अजय कुमार, भोला, बजरंग और दिनेश। इनमें से जो लक्ष्मी नारायण और ब्रजमोहन थे, ये दोनों भी, कुल मिलाकर ये 6 के 6 जो लोग थे, इनको भी वो अपने साथ में भगाने वाला था तिहाड़ से। ये भी फरार होने वाले थे। ब्रजमोहन और लक्ष्मी नारायण जो थे, ये दोनों मर्डर और डकैती के चार्ज में अंदर थे, अंडर ट्रायल थे। बाकी जो 4 लोग थे वो भी मर्डर के और बाकी सीरियस केसेस में, अलग अलग केसेस में अपने जो सेंटेंसेस थे वो काट रहे थे यहाँ पे तिहाड़ के अंदर। ये सब भी उसके साथ में भागने वाले थे। इन सबको बाहर बुलाकर लाया। प्रेम बहादुर जो वार्डन थे उसके, उनको उसने मिठाई खिलाई, यही बेहोशी की दवाई मिली हुई मिठाई पूरी थी। अच्छा, प्लान के मुताबिक ये देखा गया कि इन लोगों ने, जिनको बुलाकर लाया था और खुद रिचर्ड हॉल, चार्ल्स सोबराज और उसके साथ के जो 2 और लोग आए थे, इन सब ने जो मिठाई खाई है उसमें कोई भी सेडेटिव ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल भी, वो पूरी तरह नॉन कंटामिनेटेड थी, उसमें किसी तरह की बेहोशी की दवाई नहीं मिलाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उसने वार्डन, संतरीज और 2 ऐसे कैदी भी थे, 2 ऐसे हेल्पर भी थे जिनको ये मिठाइयाँ खिलाई और इसके बाद धीरे धीरे मिठाई ने अपना काम करना शुरू कर दिया।
इसमें फ्रंट एरिया में जो लोग काम कर रहे थे उसमें से एक कैदी था अंडर ट्रायल जो था मोहम्मद अतीक, उसको ही बुलाया गया अलग से, उसको मिठाई खिलाई गई, कस्टर्ड पुडिंग खिलाई गई और फाइनली कुछ ही मिनट के अंदर 7 जेल स्टाफ के लोग, 2 कन्विक्ट्स मोहम्मद अतीक को इंक्लूड करके ये सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं। प्रेम बहादुर वार्डन जो थे, उसके बाद जो आनंद स्वरूप वार्डन थे, ये सभी के सब बेहोश हो जाते हैं लगातार और इसके बाद अपने होश में नहीं रहते। और फाइनली फिर ये जो चार्ल्स सोब्राज था, रिचर्ड हॉल था, ये अपना काम करना शुरू करते हैं। ये अपने साथ में कुछ वायर्स लाए थे। इन्होंने धीरे धीरे करके ये देखा गया कि सभी लोगों को पहले बांधा वायर से, जितने भी लोग बेहोश हुए थे। इसके बाद इनमें से 4 लोगों को उठा के अलग अलग ऑफिस के जो रूम्स थे सामने, जो कमरे खुले देखे, उनके अंदर रखा और उसके बाद बाहर से जो चटकनी थी, जो उसका लॉक था, वो लगा दिया। दूसरी चीज़ इन लोगों ने क्या की कि जो जेल के अंदर 3 नंबर गेट का जो जेल था, उसका जो मेन गेट था उसको अंदर से लॉक कर दिया था, जिससे बाहर से कोई आ ना पाए। जो पीप होल होता है जिसमें से देख सकते हो आप जेल के अंदर, तो बहुत बड़ा एक पीप होल होता है कि आपको साफ साफ दिखता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो उस पीप होल को भी यहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिससे कि बाहर से कोई भी देखे ना, टोटली ब्लॉक हो जाए। अंदर ये सारा अपना काम करते रहे। सारे वार्डन्स को, जो भी जेल स्टाफ था, उनको ऑफिसों में डाल दिया, जो बेहोशी की हालत में बांध कर बाहर से लॉक कर दिया। और इसके बाद जो वार्डन थे आनंद स्वरूप, दूसरे वार्डन, वो खाकी क्योंकि पहने ही हुए थे, पुलिस की वर्दी में थे, उनको यहाँ से चार्ल्स सोब्राज ने बाहर ले जाके अपनी उस गाड़ी में बिठाया जिसमें ये लोग भागने वाले थे। बेहोशी की हालत में उन्हें गाड़ी में बिठाया, उनका एक हाथ जो था उसको बाहर की तरफ लटका दिया, जिससे कि खाकी वर्दी का जो एक हाथ है गाड़ी से शीशे से बाहर दिखेगा तो कोई भी गाड़ी को रोकेगा नहीं। ये पूरी उसकी एक ट्रिक थी जो उसने यहाँ पे अपनाई। और इसके बाद में ये जो गाड़ी से बाहर लटकता हुआ हाथ था, यहाँ से ये गाड़ी निकालते हैं। जो संतरी थे उनकी, मुंशी जो थे जेल के, उनकी जेब से इन्होंने 3 नंबर गेट की जो चाबी थी बाहर मेन गेट की, वो भी चुरा ली थी। फाइनली यहाँ से ये निकल के अपने 6 कैदियों के साथ में 3 नंबर गेट का ताला खोलकर वॉच गार्ड्स के सामने से, टावर पर वॉच गार्ड खड़े हुए थे, उन्होंने भी देखा है गाड़ी को 3 बजे निकलते हुए, लेकिन इसके बावजूद चार्ल्स सोब्राज इतनी शातिर तरीके से इस प्लानिंग के साथ में यहाँ से सीधा बाहर निकल जाता है। बाद में वॉच गार्ड से जब पूछा गया, उन्होंने बताया कि 3 बजे हमने, दोपहर के 3 बजे इनको निकलते हुए यहाँ से देखा है। खैर, इसके बाद सामने ये बात बताई जाती है कि आगे कहीं कोई गाड़ी ज़रूर खड़ी होगी जब ये तिहाड़ से निकले, क्योंकि ये करीबन टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो रिचर्ड हॉल, उसके साथ में 2 लोग आए थे, चार्ल्स सोब्राज और को मिला के टोटल 6 लोग, 6 और कैदी, टोटल मिला के 9 लोग थे। और 9 लोग अगर एक गाड़ी में भर के निकल रहे हैं जेल से बाहर, और वो भी हाई स्पीड उसके बाद निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, दिल्ली से भाग रहे हैं, तो कोई ना कोई रोकता, कोई शक होता। तो इस वजह से ये सोचा गया कि बाहर आगे कोई और दूसरी गाड़ी भी होगी, जिसके बाद ये लोग डिवाइड हो गए होंगे। खैर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर था, सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, माफ़ कीजिएगा। और फाइनली चार्ल्स सोब्राज यहाँ से तिहाड़ से एस्केप कर जाता है, यहाँ से भाग जाता है। तो अब सोब्राज तो जेल से भाग गया था, लेकिन जेल के अंदर धीरे धीरे अब लोगों को होश आना शुरू होता है। जेल के स्टाफर जो थे उनको धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। सबसे पहले जो होश आया था वो मोहम्मद अतीक को आया, वही जो कन्विक्ट था, जो कैदी था, यहाँ पे सज़ा काट रहा था, उसको भी मिठाई खिला दी थी ये जहरीली। मोहम्मद अतीक को पहले होश आता है। इसके बाद उसने अपने आसपास देखा तो जो मुंशी थे आनंद प्रकाश, वो बंधे हुए पड़े थे। उसने उनको खोला। उसके बाद में जो प्रकाश थे उस समय भी उनको थोड़ा सा बेहोशी की हालत में थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सोब्राज भाग चुका है, जो कैदी हैं इसके साथ में 6 और, वो भी भाग चुके हैं, वो भागते हुए सीधा उस समय के डिप्टी सुपरिटेंडेंट वीडी पुष्कर्मा जी के पास में गए, उनके घर पर पहुंच गए। और उनके घर पर पहुंचकर जाके उन्होंने बताया कि इस तरह से एक जेल ब्रेक हुआ है। और फाइनली पुष्कर्मा जी ने कंट्रोल रूम में फ़ोन करके इन्फॉर्म किया। जेल का जो जनरल अलार्म साउंड होता है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है इमरजेंसी की, तब बजाया जाता है लोगों को सतर्क करने के लिए, उसे बजाया गया। लेकिन अब तक इस पूरे प्रोसेस में 25 मिनट बीत चुके थे और आपको हमने बताया था कि 10 मिनट दूर था सिर्फ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। सोब्राज अब तक निकल चुका था बाहर दिल्ली से, उसको पूरा समय मिल चुका था। रात तक खैर पुलिस ने पूरे दिल्ली के सिटी के जो बॉर्डर्स थे उनको सील कर दिया। ब्रिजमोहन जो इनमें से एक भागा था सोब्राज के साथ में, मर्डर का कन्विक्ट था, डकैती का कन्विक्ट था, उसके सारे हाइडआउट्स जो भी दिल्ली में थे, क्योंकि वो दिल्ली में उसका कोर क्राइम एरिया था, तो वहाँ पे जितने उसके हाइडआउट्स थे उनके ऊपर रेकी करनी शुरू कर दी, उनके ऊपर सर्विलांस करना शुरू कर दिया, कहीं सोब्राज यहाँ पे तो नहीं जाएगा। लेकिन ये इतना आसानी से ऐसी जगह पे जाने वाला व्यक्ति क्रिमिनल नहीं था, ये बहुत ही शातिर क्रिमिनल था। तो खैर ये सारी चीज़ें लगातार थी। डाउट जो थे लगातार कई लोगों पे आ रहे थे, मेनली ब्रजमोहन पे आ रहा था कि उसने इस पूरी एस्केप में मदद की है सोब्राज की, लेकिन
असल में कई लोगों को नहीं पता था कि रिचर्ड हॉल एक ड्रग ट्रैफिकर, उसको बाहर से बुलाया था चार्ल्स ओबराज ने, और वो कैसे जेल के अंदर आया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करता है। खैर, इसके बाद में 7 जेल ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया, जेल भेजा गया, अरेस्ट किया गया, सस्पेंड किया गया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय HL कपूर थे, उन्होंने इनको सस्पेंड किया था। इंक्वायरी भी फाइनली शुरू हो गई। लेकिन एस्केप के बाद में, यहाँ से भागने के बाद चार्ल्स ओबराज गया कहाँ? तो चार्ल्स ओबराज रिचर्ड डेविड हॉल के साथ में पहले मुंबई गया दिल्ली से, और मुंबई जाने के बाद में सीधा गोवा पहुँच जाता है। गोवा जो उसकी भारत के अंदर सबसे फेवरेट प्लेस थी, सबसे फेवरेट लोकेशन थी। उसे हिप्पी कल्चर जो था वो वहाँ का बहुत पसंद था। वहाँ पे उसको पार्टीज़ करने को मिलती थी, लोगों को अपना अलग टारगेट जो बना सकता है, जो वो बाकी अलग देशों में करता है, वो यहाँ बहुत अच्छे से कर सकता था। तो इस वजह से वो सीधा गोवा पहुँच जाता है। और बताया ये जाता है कि सोबराज का इस समय पे जो बिहेवियर था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक जेल से 10 साल के बाद भाग कर आया है। बहुत ही तेज़ अपना पूरा हुलिया था, वो बदलता था, अपना पूरा एटीट्यूड बदल लेता था। बिल्कुल भी उसको देखकर नहीं लग रहा था कि वो एक फ्यूजिटिव है, यहाँ से भाग कर निकला है एस्केप करके। उसने यहाँ पे बिहेव ऐसे करना शुरू किया जैसे वो एक स्टूडेंट है और हॉलीडे पर अपनी छुट्टियों पर बाहर आया हुआ है गोवा घूमने के लिए। इसी तरह से फ्रीली घूमता था, और मेन उसकी यही चीज़ थी कि वो लोगों के बीच में रहता था। पुलिस जो थी उसको वो अलग अलग सीक्रेट ठिकानों पर ढूंढती रहती थी, काफ़ी बार वो भीड़ के बीच में कहीं गुम हो जाता था। तो ये उसका एक बहुत ऐसा प्लस पॉइंट था, वो खुद को छुपा सकता था। तो खैर, वो यहाँ पे केयर फ्री तरीके से एक स्टूडेंट के तरीके से घूमता रहा। लोगों का मानना यहाँ पे ये था, अब जो मेन एक सीरियस पॉइंट है उसके बारे में, जिसके बारे में हमने इंट्रो में ही बात की थी, बात यह है कि दरअसल लोग ये समझ रहे थे कि सोबराज का पूरा एक कैलकुलेटेड मूव था। उसने ये प्री प्लान था कि किस तरह वो यहाँ पे जेल में रहेगा 10 साल, उसके बाद यहाँ से एस्केप करेगा, और अगर वो भागा भी है तो वो केयर फ्री तरीके से इसलिए घूम रहा था कि उसको दोबारा पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। उसको ये था कि अगर वो एक बार दोबारा पकड़ा भी जाता है भारत में ही, तो उसको भारत में ही 10 साल की और सज़ा होगी लॉस के हिसाब से, और अब तक वो कितनी साल की सज़ा कर चुका है? 10 साल की। तो इसकी वजह से जो थाईलैंड उसको भेजने जाने का ऑर्डर है, थाईलैंड में जो उसका डेथ सेंटेंस है, 20 ईयर की लिमिट है उसकी, वो एक्सपायर हो जाएगा, पहले के 10 साल और अभी के 10 साल, जब वो एक बार फिर से पकड़ा जाए। इस वजह से थाईलैंड में वहाँ उसको डेथ सेंटेंस ना हो, इसे स्किप करने के लिए वो भारत में ये सारा काम करता रहा। इतना शातिर शख्स था, इतना शातिर क्रिमिनल था। लेकिन अब एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आता है कि आखिर इस भागे हुए चार्ल्स सोबराज को गोवा में पकड़ा कैसे गया, वो भी ACP मधुकर जेंडे साहब के द्वारा, जिन्हें सुपर कॉप कहा जाता था। इसके पहले आपको बता दें, अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS ऑफिसर बनना, भारत के सर्वोच्च पदों तक जाना, स्टडी IQ आपकी इस तैयारी को हमेशा मजबूत और आसान बनाता हुआ है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, लेटेस्ट बैचेस हैं, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए। जो आपको प्राइस दिख रहा है उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ लाइव कोड लगाइए, आपका कोड है। इसे लगाते ही अपनी तैयारी को मजबूत और आसान तो बनाएंगे ही, बहुत बड़ा डिस्काउंट भी पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे फाइनल चैप्टर की इस पूरे वीडियो के। मधुकर जेंडे साहब, सुपर कॉप, ACP, मुंबई पुलिस, उन्होंने आखिर गोवा से इसे पकड़ा कैसे? तो दरअसल इसके बारे में बताया जाए आपको, तो मधुकर जेंडे जो थे वो पहले भी मुंबई के अंदर ही सोबराज को एक केस में पकड़ चुके थे। उसने एक कार जैकिंग की थी, कार को ड्राइवर को अपने धमकी देके इस कार को हड़प लिया था। तो इस केस में भी उसको अरेस्ट पहले मधुकर जेंडे कर चुके थे। इसके बाद ये जो केस अब सामने आया था कि ये भाग चुका है यहाँ से, तो एक ऐसे ऑफिसर को केस देना था जिन्हें पहले से एक्सपीरियंस हो चार्ल्स सोबराज के साथ काम करने का, उसको पकड़ने का। इसलिए केस दिया गया सीधा इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे को। उनको इसकी कमान दी गई। मधुकर जेंडे अपनी टीम के साथ सीधा गोवा निकल गए। उनको पता था कि ये कहीं भी जाएगा भारत में तो ये गोवा ज़रूर जाएगा। वो सीधा गोवा चले जाते हैं, वहाँ पे ढूंढना शुरू करते हैं। दिन प्रतिदिन निकलते गए, एक के बाद एक दिन निकलता गया, लेकिन टीम को कहीं से भी कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन मधुकर जेंडे को एक इंस्टिंक्ट थी अंदर से, एक जगह के बारे में। दरअसल एक रेस्टोरेंट था जो एक पॉपुलर हिप्पी डेस्टिनेशन माना जाता था, एक पॉपुलर हिप्पी हैंगआउट माना जाता था गोवा के अंदर। नाम था ओ क्वेरियो रेस्टोरेंट, जो पणजी के पोरवोरम एरिया में है। तो यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के अंदर उन्हें लगता था कि यहाँ ज़रूर चार्ल्स सोबराज आएगा एक दिन, और इस वजह से रोज़ वो हर रात को इस रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते थे, वहाँ पे जाके सर्विलांस किया करते थे, रेकी किया करते थे। उनकी इंस्टिंक्ट थी कि एक दिन ये ज़रूर यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसकी जो जितनी चीज़ें हैं जो उसको पसंद है, उसको हिप्पी कल्चर पसंद है, हिप्पीज़ के बीच में रहना पसंद है, ड्रिंक्स पसंद है, महिलाओं के साथ वो रहना चाहता है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें उसको यहीं पे मिलेंगी ओक क्वेरियो रेस्टोरेंट में, पोरवोरम पणजी में।
ये सारी चीज़ें जब सामने थी, एक दिन फाइनली जो उनका हंच था, जो उनकी इंस्टिंक्ट थी, वो सच निकलती है। ज़ेंडे हर रात को यहाँ पहुँचते थे, बैठते थे। एक दिन बताते हैं अप्रैल 1986 की बात है, करीबन आप देखिए कि 1 महीने बाद की ये बात है, 1 से 1.5 महीने के बीच में इसको पकड़ लिया गया। अप्रैल 1986 में एक शाम ज़ेंडे जहाँ पे बैठे थे, उनके पास में एक दाढ़ी वाला शख्स आके बैठता है वो कैरियर रेस्टोरेंट के अंदर। वो एंटर करता है, उसके बाद में उसने जो सीट थी वो उनके आगे की ही सीट जो थी उस पर जाके सामने बैठ जाता है। पीठ जो थी उसकी ज़ेंडे की तरफ थी। यहाँ पे बैठा, उसने अपने जो पुडिंग थी, जो कॉफ़ी थी, वो सब ऑर्डर किया। और इसके बाद जैसे ही ज़ेंडे ने ये भाप लिया कि यही चार्ल्स ओबराज है, क्योंकि हुलिया वो चेंज कर चुका था अब तक, जब उन्होंने भाप लिया वो धीरे से अपनी टेबल से उठे और पीछे से जाकर कस के चार्ल्स ओबराज को पकड़ लिया। ज़ोर से पकड़ के उन्होंने उसको अपनी तरफ घुमाया और कहा, हेलो चार्ल्स, हाउ आर यू। हेलो चार्ल्स, कैसे हो तुम। ये वो लाइन है जो बताया जाता है कि चार्ल्स ओबराज कभी भी अपने जीवन भर नहीं भूला है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक फिल्मी अंदाज में उसको पकड़ा था, इसके बाद उन्होंने सीधा, क्योंकि हथकड़ी साथ में लाए नहीं थे, शक हो सकता था, उन्होंने वेटर से कहा एक रस्सी लाओ। वेटर रस्सी लाया, उसे बांधा गया चार्ल्स ओबराज को, और उसके बाद फाइनली यहाँ से सीधा जीप में बिठा के उसको मुंबई लाना था। ये अकेला काम था, और यहाँ से फाइनली फिर आगे जो ट्रायल थी वो चलती। मुंबई लाने के लिए बताया जाता है कि उसको जीप में जब पीछे बिठाया तो वो बहुत ही शांत तरीके से पीछे जीप में बैठा रहा। उसे कहा गया कि नीचे तुम लेट जाओ, तो उसके ऊपर का बताया जाता है कि 2 कांस्टेबल्स को बिठा दिया गया था, क्योंकि भागने का डर था। वो इतना ज़्यादा शातिर था कि कुछ भी कर सकता था, उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता था। तो ये बताते हैं वो कि उसके ऊपर 2 कांस्टेबल्स को बिठा दिया गया था, क्योंकि 11 घंटे की करीबन ये जर्नी होने वाली थी जीप से, और इसकी वजह से वो कहीं भी भाग सकता था। तो यहाँ से प्रॉपरली उसको फाइनली मुंबई लाया जाता है। आज भी वो जो रेस्टोरेंट है पणजी में, पोरवोरम में, गोवा के अंदर, वो करियो, वहाँ पे उस टेबल के ऊपर एक स्टैचू बनाया हुआ है चार्ल्स ओबराज का, बैठे हुए कुर्सी पे बैठा है वो, सामने वो टेबल है जहाँ पे एग्जैक्ट उसी जगह पे, उसी टेबल पे जहाँ ये सब कुछ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हुई। खैर, चार्ल्स ओबराज को मुंबई लाया गया, बाद में जो आगे ट्रायल चली वापस से उसको तिहाड़ जेल भेजा गया। इस बार दोबारा से 10 साल थे जो उसने सोच के रखा था कि इस तरह की ही चीज़ होगी, 10 साल उसने यहाँ पर फिर से सर्व किए। 1997 में जब वो रिहा हुआ है, तो इस समय तक आप देखिए कि थाईलैंड में जो उसका डेथ सेंटेंस था वो उसको स्किप कर चुका था, जो वो चाहता था। 97 में फाइनली रिलीज़ हुआ, इसके बाद फ्रांस गया, लेकिन जो जुर्म का सिलसिला था वो अभी तक उसका ख़त्म नहीं हुआ था। उसकी क्रिमिनल जर्नी एक बार फिर से शुरू हुई 2003 में, जब वो यहाँ से वापस से नेपाल आया, दोबारा इसी हिप्पी ट्रेल पर अपने अगले शिकार के लिए। 2003 में बताया जाता है कि जब वो नेपाल गया तो उसने नेपाल में 1975 में एक मर्डर किया था, एक महिला का, जिसका नाम था, अमेरिकन महिला थी, कॉनी ब्रॉन्सच। उनके मर्डर के चार्ज में नेपाल जब वो पहुंचा है यहाँ पे, तो उसको वहाँ पे एक बार गिरफ्तार किया गया फिर से, और 2004 में ये साल था जब उसको गिरफ्तार किया गया। फाइनली उसको बाद में रिहा किया, क्योंकि उसकी उम्र जो थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी, उम्र दराज हो चुका है, और इस समय रिहा होने के बाद वो वापस फ्रांस चला गया है। तो दोस्तों, ये था चार्ल्स ओबराज का केस। हमने अपने प्राइवेट चैनल पर भी, इंस्टाग्राम पर हमारा जो चैनल है वहाँ पे पोलिंग की थी, पूछा था नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाया जाए, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए। तो बहुत लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, मैक्सिमम जो रिक्वेस्ट थी वो चार्ल्स ओबराज के टॉपिक पर थी। इस वजह से आज ये एपिसोड आपके लेकर हाजिर थे। अगर आप चाहते हैं कि चार्ल्स ओबराज के ऊपर स्पेसिफिक पूरा एक डिटेल्ड एपिसोड कि आखिर वो बिकनी किलर बना कैसे, सीरियल किलर बना कैसे, ये एक एपिसोड लाया जाए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आज आपका एपिसोड था, किस तरह से उसने जेल ब्रेक किया और गोवा में जाकर पकड़ा गया। दोस्तों, ऐसे और भी टॉपिक्स आप बताते रहिएगा, हम आपके लिए लाते रहेंगे वीडियोस। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जो चैनल्स हैं उन पे ज्वाइन हो जाइए, आ जाइए, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहता है, सारी अपडेट्स आपको वहीं मिलती हैं। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।